पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें आपको बता दें कि एक बार फिर से बढ़ गई हैं। ईडी ने हरक सिंह रावत को 29 फरवरी को पेश होने का नोटिस भेजा है। इसी महीने की शुरुआत में हरक के घर ईडी ने छापा भी मारा था और इस बार ईडी ने हरक रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत को समन भेजा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरक पर कसता ईडी का शिकंजा उनके राजनीतिक करियर के लिए नई मुश्किलें लेकर आया है। तो यहाँ पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और आपको बताएं कि ईडी ने 29 फरवरी को पेश होने का नोटिस भेज दिया है। और इस बाबत अपडेट ये भी है कि हरक रावत की बहू अनुकृति रावत को भी समन भेजा गया है। तो हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई, कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी ने 29 फरवरी को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जितेंद्र जी, बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ेंगे, राहत नहीं मिलने वाली है उनको। देखिए, जाहिर बात है क्योंकि हरक सिंह रावत के घर पर पहले ही ईडी ने छापा मारा था और एक बार फिर ईडी ने उनको समन जारी किया है और उन्हें ऑफिस में अपने तलब किया है। उनके साथ साथ उनकी जो पुत्र वधू हैं, जो पिछली बार कोटद्वार से चुनाव भी लड़ी थी, उनको भी इस बार ईडी ने तलब किया है। तो कुल मिलाकर काफी दिक्कतों का सामना हरक सिंह रावत को करना पड़ सकता है क्योंकि ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। पहले छापेमारी की गई थी, उसके बाद अब पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस के जो नेता हरक सिंह रावत, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। फरवरी की अगर हम बात कर लें खास तौर पर यहाँ पर जितेंद्र पेटवाल जी, तो फरवरी के महीने में भी अभी हम इसी महीने की अगर हम शुरुआती तारीखों की बात करें, आप अगर फर्स्ट वीक की बात कर लें फरवरी के 7 तारीख के खास तौर पर, तो उस दौरान भी हमने देखा था कि उनके कई ठिकानों पर छापेमारी होती हुई नजर आई थी। कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और उसके साथ साथ दस्तावेज खंगाले गए थे, डिटेल खंगाली गई थी। मानकर चला जाए कि वहाँ से कुछ न कुछ तो सबूत, कुछ न कुछ प्रमाण और कुछ न कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसके चलते ये समन उनको भेजा गया है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कुछ नहीं होता तो ईडी जो ये दूसरी कार्रवाई है ये कतई न करती और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अगर ईडी ने 29 फरवरी को उनको अपने दफ्तर में बुलाया है, जो देहरादून में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का ऑफिस है, वहां पर उनको पेश होने को कहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो इनपुट उनको मिले होंगे, जो दस्तावेजों को उन्होंने खंगाला होगा, इसमें कुछ न कुछ उनको लगा होगा कि इसमें गड़बड़ है। तो उसी के स्पष्टीकरण के लिए उनको समन जारी किया है और उनको ऑफिस में बुलाया है। वो अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि अभी ये कोई स्पष्ट तौर पर ये कह पाना मुश्किल है कि क्या दिक्कत, क्या परेशानियां हैं या कहां पर कौन सी गड़बड़ हरक सिंह रावत के द्वारा की गई है। अभी जांच चल रही है, ये जांच का विषय है, उसके बाद ही कुछ कह पाना मुश्किल स्पष्ट होगा। लेकिन फिलहाल ये है कि वो मुश्किलों में घिरे हुए हैं और बार बार ईडी दस्तक दे रही है और उनको नजर बनाए हुए है। तो फिलहाल हरक सिंह रावत की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं हुई है। बिल्कुल, और दूसरी चीज ये भी है, देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिस तरीके से अवैध निर्माण, पेड़ों की अवैध कटाई और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए थे और उसी बाबत लगातार छापेमारी भी हो रही है। एक रिटायर IFS अधिकारी के खिलाफ भी ईडी की कार्रवाई जारी है। कहीं ना कहीं लिंक भी उस बाबत देखा जा रहा है। विजिलेंस पहले जांच कर रही थी, अब CBI की एंट्री हो गई है, उधर अब ईडी भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। ऐसा लगता है कि चारों तरफा लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ही समस्याओं से नहीं निपट पाएंगे हरक सिंह रावत। हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है क्योंकि ये आरोप उन पर वन मंत्री रहते हुए लगे थे और भारतीय जनता पार्टी की तब सरकार थी जब वो वन मंत्री थे। वहाँ जो पाखरो रेंज है, पाखरो रेंज में अवैध पेड़ कटान और अवैध निर्माण का ये मामला था, जिस पर ये मामला उठा था कि वहाँ अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ी हुई है। तो उससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी रडार पर हैं, CBI के और ईडी के, और हरक सिंह रावत तो है ही। तो कुल मिलाकर जो जांच है वो भी जारी है। इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन फिलहाल जो मुश्किलें हैं वो काफी हरक सिंह रावत की बढ़ी हुई है। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए, एक तरफ तो ईडी की छापेमारी, दूसरी तरफ पूछताछ और फिर बहू को भी नोटिस भेजा गया है, अनुकृति को भी।
अब अगर हम इसका किसी तरीके से देखें तो क्या कोई सियासी प्रभाव भी पड़ेगा क्या? देखिए लोकसभा चुनाव सामने पर हैं, 5 सीटें उत्तराखंड की बहुत अहम मानी जाती हैं। ऐसे में हरक सिंह जो नेता है, ये कांग्रेस के दिग्गज और बड़े चेहरे हैं, एक इनका अपना एक वजूद है उत्तराखंड में, सियासी वजूद रहा है। तो ऐसे में इस तरीके की जो परिस्थितियाँ उस बाबत कोई सियासी असर भी पड़ेगा, खासतौर पर तब जब लोकसभा चुनाव मुहाने पर हैं? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि हरक सिंह रावत खुद दावेदार हैं इस बार, वो खुद दावेदार रहे हैं। उन्होंने मांग भी की थी कि पौड़ी या हरिद्वार से उनको कांग्रेस टिकट दे लोकसभा का और वो जीत कर दिखाएंगे। हमेशा वो बेबाकी से बोलते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं और ये भी कहते हैं कि जहां वो खड़े हो जाएं राज्य में, वहीं से वो चुनाव जीत कर दिखा सकते हैं। इतना आत्मविश्वास उनको अपने आप पर रहता है। तो अगर हरक सिंह रावत भी चुनाव में टिकट की मांग कर रहे थे और दावेदारी कर रहे थे, और जाहिर सी बात थी कि अगर हरक सिंह रावत पर ये दिक्कत और परेशानियां ना आती तो शायद कांग्रेस उनको आसानी से पौड़ी से लोकसभा का जो टिकट है वो भी दे सकती थी, क्योंकि कोई सशक्त कैंडिडेट पौड़ी में अभी कांग्रेस के पास नहीं है। हालांकि मनीष खंडूरी वहां से लड़ते हैं, पिछली बार उनको मौका मिला था, वो नहीं जीत पाए। हरिद्वार में भी बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस नहीं रहती है, तो एक बार उन पर दाव जरूर कांग्रेस खेल सकती थी। लेकिन अचानक इसी दौरान ईडी का एंट्री करना और उनको तलब करना, उनके दस्तावेजों को खंगालना, आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी जांच करना, कई तरफ से वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इन मुश्किलों से अगर वो निकल पाए तभी वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन और उसके साथ साथ हमने देखा भी है जितेंद्र पेटवाल जी का मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो मसला होता है, ये अपने आप में बड़ा गंभीर होता है और कई जब नेता इसमें फंस जाते हैं तो उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी तरीके से वो एक मानसिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दबाव महसूस करने लगते हैं। और इस बाबत जब सवाल ही उठ रहे थे, वो कह भी रहे थे हरक सिंह रावत की, देखिए बीजेपी में उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको बाहर निकाल दिया गया, इस वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि बीजेपी का कहना यह था कि अनुशासनहीनता रखी है, उसी बाबत उनको पार्टी से बाहर किया गया है। फिर 2022 में कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे में इन्हीं सब मसलों को लेकर बीजेपी के पास भी एक अच्छा मुद्दा है कि देखिए ये कारण रहे थे जिसके चलते उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था और फिर कांग्रेस ने उनका वेलकम कर लिया था। हाँ देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि हरीश सिंह रावत ऐसी प्रवृत्ति के रहे हैं, वो चाहे कांग्रेस में रहे हों चाहे भाजपा में रहे हों, बगावती तेवर उनके हमेशा रहते हैं। और आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत को कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने हरीश रावत की सरकार को गिराने में कोई तोड़ कसर नहीं छोड़ी थी, और काफी बड़ा कांड वो उत्तराखंड की राजनीति में हुआ था जब हरक सिंह रावत ने मुखरता से हरीश रावत की बगावत की थी। उसके बाद फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, बीजेपी में रहने के बाद, यहाँ मंत्री बनने के बाद वो फिर कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे में लगभग हरक सिंह रावत के साथ ये सब विवाद हमेशा बने रहते हैं और कई बार वो अन्य लोगों के निशाने पर भी इस बात को लेकर रहते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने काफी बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और हरक सिंह रावत फिलहाल कांग्रेस में है। तो ऐसे में एक बड़ा एक्शन ये देखा जा रहा है, क्योंकि हरक सिंह रावत चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। खुद के साथ साथ मुझे लगता है कि कुछ संपत्तियां ऐसी रही होंगी जो उनकी पुत्र वधू के नाम रही होंगी, तो शायद इसीलिए उनको भी ईडी ने तलब किया है कि वो भी जवाब देंगे अगर कोई संपत्तियां उनके नाम उत्तराखंड में हैं, तो उसका उनको स्पष्टीकरण देना होगा। तो मुझे लगता है इसी सिलसिले में उनकी पुत्र वधू को भी ईडी ने तलब किया है और हरक सिंह रावत तो रडार पर हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल जी हमसे जुड़ने के लिए और सभी जानकारी मुहैया करवाने के लिए। देहरादून में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बनी इस समिति में 38 विभागों के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें घोषणा पत्र समिति के प्रमुख के रूप में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और विशेष संपर्क अभियान का दायित्व पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को दिया गया है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया। प्रबंधन समिति में मीडिया विभाग में प्रमुख की जिम्मेदारी मनवीर चौहान संभालेंगे। प्रबंधन समिति में मीडिया विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी मनवीर चौहान संभालते हुए नजर आएंगे। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन गंगा में स्नान का अलग महत्व है।
विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार के हर की पौड़ी पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही दान, जप, हवन कर रहे हैं। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा को प्रातः स्नान करके यदि सूर्य को अर्घ्य दे तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गेहूं का दान करे तो सूर्य का दोष समाप्त हो जाता है। देश के हर कोने से श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। सितारगंज में भाजपा नेता ताहिर मलिक को भारत सरकार की केंद्रीय निगरानी समिति सोशल जस्टिस मंत्रालय में सदस्य बनाया गया। इस खुशी में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पहुंचकर फूल मालाओं और नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। ताहिर मलिक कई बार गौरीखेड़ा ग्राम सभा से ग्राम प्रधान रह चुके हैं। साथ ही भाजपा संगठन में भी विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय निगरानी समिति के माध्यम से आम लोगों के हितों के लिए कार्य किए जाएंगे और साथ ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार जताया। मुझे केंद्रीय निगरानी समिति में सदस्य बनाया गया है। मैं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे ग्राम वासियों ने मेरा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है, उनका भी मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जो भी अधिकार मुझे मिले हैं मैं आम जनता के लिए काम करूँगा। केंद्र द्वारा जो भी कार्य यहाँ धरातल पर होंगे उसकी पूरी तरीके से निगरानी की जाएगी और उसकी अगर कहीं कार्यों में कोई कमी होगी तो उसकी रिपोर्ट हमें निर्देशित किया गया है, उसकी रिपोर्ट में भारत सरकार को भेजूँगा। मेरा प्रमुख कार्य आम जनता के हितों के लिए होगा। देवप्रयाग विधानसभा के मलेथा क्षेत्र में हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए पहुंची वन विभाग की टीम और स्थानीय जनता पर गुलदार ने हमला कर दिया। हमलावर गुलदार मानवीय बस्तियों तक आ धमका और एक के बाद एक हमले करने लगा। इससे हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पहले गुलदार एक दुकान में घुसा जहां पर वन विभाग के कर्मचारी उसे बेहोश करने की कोशिश करते और इससे पहले गुलदार वहां से भाग गया। इसके बाद ड्रोन के जरिए गुलदार को ढूंढा गया और आक्रामक गुलदार सड़क पर दौड़ने के बाद वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान उप प्रभागीय वन अधिकारी और 2 अन्य वन कर्मियों गुलदार के हमले में जख्मी हो गए। वन कर्मियों को 3 से 4 घंटे बाद सफलता मिली और गुलदार को मार गिराया। देख रहे थे कि किसी न किसी महिला पे या फिर किसी अनजान बच्चे पे वो हमला कर दे रहा था। उसका अभी तक फिलहाल तो एक बाघ पकड़ा गया। विभाग वालों ने परीक्षण कर लिया है और तो विभाग वालों ने परीक्षण कर लिया है और उनकी स्थिति स्थिर। हाँ, दोनों का, एक का तो हम जो है सीटी एब्डोमेन और सीटी थोरेक्स के लिए हमने भेज दिया है। अब सीटी स्कैन में देखते हैं क्या फाइंडिंग आती है। जोखिम में डाल के हम खड़े थे और हम तब भी लड़ रहे, आप भी देख रहे थे कि मगर ये 2-3 घंटे का जो संघर्ष रहा तो अंततः जो बाघ जो है को हमने समाप्त कर दिया है और क्षेत्र में जो दहशत थी वो दहशत समाप्त, क्योंकि कल से मैं बहुत परेशान था। और अगले खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने आम जनता से जुड़े कई ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस सदन में जनहित के मुद्दे उठाएंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बजट सत्र को लंबा रखे ताकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और विभागीय बजट पर चर्चा हो सके। और प्रश्नकाल में भी विपक्ष ने सदन को घेरने की रणनीति बना ली है। वहीं कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा देने की बात पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने भी सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जब पिछले सत्र को ही जारी रखा गया तो संसदीय परंपराओं के तहत कार्य होना चाहिए, लेकिन सरकार बहुमत के आधार पर निर्णय की बात कहती है और कार्य संचालन नियमावली की भी अनदेखी की जाती है। 26 फरवरी से बजट का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश के जो जनहित के मुद्दे हैं उसको सदन के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उठाने का काम करेगी। बजट सत्र है, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार बजट सत्र को लंबा रखने का काम करेगी ताकि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सके, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ जो है बजट पर चर्चा हो सके, फिर विभागीय बजट पर चर्चा हो सके और प्रश्नकाल और कार्य स्थगन भी हो सके। और हम प्रश्नकाल में भी और कार्य स्थगन के माध्यम से सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे।